वो फिर डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने कहा कि इसको फ्रैक्चर हुआ है। तो वो फिर एक फ्रैक्चर हुआ, फिर उसके बाद फ्रैक्चर्स होते चले गए, होते चले गए। इवन के 37 फ्रैक्चर्स हो चुके हैं मुझे। 5-6 साल की हुई, फिर डॉक्टर के पास गए, वो चेक करके तो उन्होंने इसको तो बाहर भेज दिया। तो मुझे वो समझाने लग गई, कहती है आप बस इतना फिक्रमंद ना हुआ करें, ऐसे बच्चे ज़िंदा नहीं रहते। मेरी हाइट अगर 3 फुट है, तो जो मेरी उम्मीदें हैं और मेरा जो हौसला है वो बहुत ऊँचा है। वो मेरे कद का मुकाबला नहीं कर सकता। हुमायूं सईद अगर आपको प्रपोज करते तो कैसा फील करते? ऑब्वियसली अच्छा ही फ़ील करूँगी, लेकिन थोड़ा सोचूँगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। आज मेरे साथ मौजूद है निम्रा सौलत, जो 37 फ्रैक्चर से गुजर चुकी हैं। ऑस्ट्रो के नाम से एक बीमारी है जिसके अंदर कैल्शियम बहुत मुश्किल से बनता है, लेकिन उसके बावजूद वो एक खुश मिजाज और एक बहुत ही खुश अखलाक लड़की हैं और बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स भी करती हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी रोज़मर्रा की रूटीन क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा निम्रा, आप हमें अपने बारे में कुछ बताएँ कि आपका बचपन कैसे गुज़रा और कहाँ से जो है वो आपकी ये बीमारी जो ऑस्ट्रो के नाम से है, ये स्टार्ट हुई? जी बचपन तो ये है कि शुरू से ही जब से आँख खोली है, तब से ही मुश्किलात का सामना रहा है। पेनफुल, बहुत पेनफुल बचपन रहा है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि फ्रैक्चर्स जब होते हैं, तो बस फिर कुछ समझ नहीं आता कि बंदा क्या करे। निम्रा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएँ कि जो आपकी बीमारी है ऑस्ट्रो के नाम से, इसकी हमें थोड़ी-सी पहले कुछ डिटेल बताएँ। जी इसमें ये होता है ऑस्टियो इम्परफेक्टा जो है वो मेरी डिसीज़ है, डिसेबिलिटी आप कह लें। इसमें ये होता है कि बोन्स जो हैं वो वीक होती हैं, तो अगर कहीं हिट होती है या इसमें केयर बहुत करनी पड़ती है। क्योर तो है ही, लेकिन केयर बहुत करनी पड़ती है कहीं हिट ना हो जाए या इसमें वज़न नहीं डालना। जब मैं छोटी सी थी, जैसे कि मेरी अम्मी बताती हैं मुझे कि मेरी मतलब कि खाला भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल बच्चे से जो है वो इसकी हाइट ज़्यादा है, तो इसका चेकअप करवाएँ। तो अम्मी फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गईं, तो जो थे उन्होंने तो यही कहा था कि हमें तो अभी नहीं पता चल रहा कि एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम है क्या। तो आप फिर अम्मी ने कहा कि नहीं, ये रिस्पॉन्स भी नहीं करती ना, कि मतलब ये दूध नहीं माँग रही या कमरे में कोई आया है तो ये कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही, इसे पता ही नहीं चल रहा। तो तब ये आइडेंटिफ़ाई हुआ था कि मुझे शायद कोई मेंटली डिसेबिलिटी है। तो उसका उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया था, तो वो फिर 1 ईयर रहा था, तो वो सक्सेसफुली जो है वो हो गया था। लेकिन जैसे ही मैं 11 माह की हुई, तो मेरे अम्मी ने मुझे उठाया हुआ था, गोद में उठाया हुआ था, तो नीचे अम्मी झुकी हैं, तो मैं अम्मी की गोद में ही थी, तो सडनली जो है वो फ्रैक्चर हो गया ना। तो इवन कि उसकी आवाज़ भी वो थी कि वो मेरी अम्मी ने सुनी थी, कि जैसे कोई कपड़ा फट जाता है या कोई ऐसे तो वो इस तरह की आवाज़ थी जो उन्होंने महसूस की। तो उसी टाइम ही जो है वो मैं रोने लग गई। तो वो इतनी हर्टिंग थी कि वो फिर बर्दाश्त नहीं होती थी। वो फिर डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने कहा कि इसको फ्रैक्चर हुआ है। तो वो फिर एक फ्रैक्चर हुआ, फिर उसके बाद फ्रैक्चर्स होते चले गए, होते चले गए। इवन के 37 फ्रैक्चर्स हो चुके हैं मुझे। तो वो ये है कि इसमें उन्होंने यही कहा कि फिर जब टेस्ट वग़ैरह करवाया जो भी, उन्होंने कहा कि जो सेल्स होते हैं हमारे नॉर्मल बॉडी में होते हैं वो 100% होते हैं। जो हमारा जो कैल्शियम है, बोन मैरो है ना, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे हम कोई दूध पीते हैं या दही खाते हैं, तो वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं कैल्शियम में। लेकिन जो इसके अंदर है ना वो 10% है। तो ये चाहे दूध भी पिए, चाहे कुछ भी खाए, उन्होंने एग्ज़ाम्पल इस तरह से दी थी, जैसे आपने घर बनाना है, आप मटीरियल ला कर रखें, बेहतरीन मटीरियल ला कर रखें, लेकिन अगर लेबर ही नहीं होगी तो बिल्डिंग कभी खड़ी नहीं हो सकती। तो यही एक ये था कि जो सेल्स हैं वो मतलब लाइव ही नहीं है, अगर हैं भी तो वो लाइव ही नहीं है। वो इस लाइव ही नहीं है तो वो फिर कैल्शियम बनाते ही नहीं है, इस वजह से वो फिर बोन्स जो थी वो वीक ही रहीं। तो वो फिर ज़रा सा हिट होता था तो वो फिर फ्रैक्चर हो जाता था। 10 साल की थी, 10-11 साल की थी, तो तब मुझे बस अल्लाह का शुक्र है फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। उसके बाद ये था कि एक वो चीज़ थी कि हो के भी इतना पता चल गया था कि इसकी केयर कैसे करनी है। उसके बाद से केयर ही करते रहे कि ध्यान से बैठना है, उठना है, वज़न नहीं डालना टाँगों पे। इसलिए उन्होंने मना किया
कि अगर आप खड़ी होंगी वज़न डालेंगी तो आपका फ्रैक्चर हो सकता है। तो फिर मैं खड़ी नहीं हुई, इसलिए जो मेरी हाइट है वो उधर ही दब के रह गई है। तो हालाँकि जो मेरी हाइट थी वो नॉर्मल बच्चों से बहुत ज़्यादा थी। मेरी अम्मी कहती हैं कि मेरी हाइट बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वो उससे उसी का ही ऑपोज़िट हो गया। जी, मेरी हाइट जो है वो 3 फुट होगी, 3 फुट। अच्छा, 3 फुट के साथ आप मतलब माशाल्लाह से मुख्तलिफ़ जगहों पर तालीम भी हासिल करती रही हैं। तालीम का मुझे बताएँ कि कहाँ से आपने शुरू किया और जो आपकी इब्तदाई दरसगाह थी वो आपकी वालिदा थीं। फिर उसके बाद आपने कहाँ से जो है वो किस उम्र से पढ़ाई का दोबारा सिलसिला जो है वो शुरू किया था? जी, ऐसे था जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि फ्रैक्चर्स होते थे तो मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा केयर करती थी कि नहीं बाहर नहीं जाना, कि अगर स्कूल जाएगी तो फिर फ्रैक्चर ना हो जाए, क्योंकि अगर मुझे तकलीफ़ होगी तो उन्हें भी तकलीफ़ होगी। तो वो फिर अम्मी मुझे जो है वो घर में ही डिक्टेशन करवाती थी, इंग्लिश में, उर्दू में, और बेसिक्स जिसे कहते हैं अम्मी ने ही किया। फिर 2009 की बात है, मैंने तब अम्मी को बड़ा तंग किया। मैंने कहा नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास भी बैग हो, मेरे पास भी पेंसिल्स हो ना, तो मुझे बहुत शौक़ है, आप प्लीज़ एक मौका तो देना मुझे, एक दफ़ा बाहर जाने दें, मैं केयर करूँगी, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बहुत मनाया मैंने, फिर अम्मी मान गई। तो ये कि हमारा जो फ्लैट था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, तो इवन कि वो मैं बैठ-बैठ के ही नीचे आती थी और बैठ के ही ऊपर जाती थी। तो जो मेजॉरिटी कह लें आप लोगों की, वो उनको इतना 100% नहीं 200% यकीन था कि ये फ़ेल हो जाएगी, क्योंकि मेरी तो बेसिक्स थी ही नहीं, स्कूल में कभी मैं गई ही नहीं थी। तो लेकिन मैंने कहा हिम्मत नहीं हारनी, अम्मी ने कहा हिम्मत नहीं हारनी, मैदान छोड़ के भागते नहीं हैं, तो आप कोशिश करो, कोई बात नहीं, अगर आप रह जाओगी कोई कोई बात नहीं। तो मैंने जो है वो कोशिश की। तो जिस दिन मेरा रिज़ल्ट था तो उस दिन फिर मुझे पता चला कि मैंने तो मैट्रिक जो है वो फर्स्ट डिवीज़न से पास कर लिया है। बस जब मैंने फर्स्ट डिवीज़न ली तो मुझ में जो है वो कॉन्फिडेंस मुझे और आ गया। मैंने कहा नहीं, अब तो मैं ज़रूर कर सकती हूँ। मैंने अम्मी से कहा कि आप ऐसा करें कि मुझे ना किसी कॉलेज में एडमिशन दिला दें, और ना रेगुलर कॉलेज ही था वो। तो यहाँ पे एक टाउनशिप में ही एक कॉलेज था जिन्ना इस्लामिया के नाम से, तो वो मैं जो है वहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया, मैं चली गई। मैं जब एडमिशन के लिए गई थी तो उन्होंने कहा था हाँ जी, हमारी जो क्लासेस है ना वो नीचे ही होती हैं, तो आप एडमिशन ले लें। मैंने एडमिशन ले लिया। जब मैं क्लास के लिए गई तो क्लासेस जो थी वो ऊपर थी। तो मैंने जाके मैडम से बात की, मैंने कहा मैडम जी ये तो क्लासेस ऊपर हैं, तो मैं कैसे जाऊँ? हालाँकि जब मैं एडमिशन के लिए आई थी तो मैंने आपसे ही बात की थी, तो आपने कहा था वो नीचे ही हैं। तो कहती नहीं, अब देखें, अब आपके लिए तो हम पूरे 50-60 स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो तब थी भी सर्दियाँ, तो फिर मैं बाहर काफ़ी देर, मैं यूँ कह लें 3 से 4 घंटे, मैं सिर्फ ये वेट करती रही कि कब क्लास जो है वो नीचे शिफ्ट होगी। लेकिन आई डोंट नो उनके माइंड में क्या आया, या जो भी, वो नीचे शिफ्ट तो उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग कर दी थी। तो मैं उन्होंने मुझे क्लासरूम में भेज दिया, उन्होंने कहा कि आप चली जाएँ। तो जब मैं क्लास में एंटर हुई तो सारे बच्चियाँ बैठी हुई थी, गर्ल्स कॉलेज था। तो उन्होंने कहा आप यहाँ पे अपनी ना व्हीलचेयर को प्लेस कर दें। मैंने कहा ठीक है। मैंने जहाँ पे मैं बैठी तो मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड था, ठीक है? मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड था और बाकी जो स्टूडेंट्स थी वो मेरे आगे थी। तो मुझे बड़ा ये चीज़ अजीब लगी कि मैं मतलब कि मुझे सामने क्यों नहीं बिठाया ना? तो मुझे लगा शायद फर्स्ट डे है तो कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट होने में देर लगती है, अभी 2 साल है। तो फिर ये हुआ कि वो पहला दिन मैं नहीं बोली ना, तो वो 2 साल ऐसे ही होता गया। मैं इवन कि मैंने बीच में टीचर्स से भी कहा, मैंने वहाँ पे सर राव थे, सर उमर थे, उनसे कहा, मैडम ज़ाहिदा थी, उनसे कहा कि सर प्लीज़, मैडम प्लीज़ मुझे सामने एडजस्ट कर दें, मुझसे मतलब आप ये देखें कि मैं जहाँ बैठी हूँ मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ और ब्लैक बोर्ड से नोट कर रही हूँ। और जो कि ये ज़रा काफ़ी हद तक मुश्किल काम है। तो वो कहते कि बेटा कि आपने पढ़ना है तो आप खुद ही एडजस्ट करें ना, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? मैंने कहा सर आप सिर्फ़ इतनी हेल्प करें कि ये एक चेयर उठा कर मेरी व्हीलचेयर को एडजस्ट कर दें। तो उन्होंने एक बड़ा मुझे जवाब दिया कि बेटा अगर हम इधर आपकी व्हीलचेयर रख देंगे तो कोई विज़िटर आएगा ना तो उस पे एक इम्पैक्ट अजीब-सा पड़ेगा कि ये कैसा कॉलेज है जिनके बच्चे इस तरह के हैं, व्हीलचेयर यूज़र्स हैं। तो मुझे बड़ा बुरा लगा और बड़ा दुःख हुआ मुझे इस बात से। लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर कुछ करना है लाइफ़ में, आगे बढ़ना है तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, इनसे घबराते नहीं हैं।
तो वही एग्ज़ाम्पल है ना, तेज़ हवा भी चले तो वो इसलिए कि आपको ऊँचा उड़ाने के लिए चलती है, तो वो इसलिए फिर मैंने उसको कंटिन्यू रखा। मैं 2 साल इसी चीज़ में ही रही कि मैं पीछे बस मुड़ के देख रही हूँ और पढ़ रही हूँ। और फिर जब हमारे स्टैंड-अप्स आए तो उन्होंने फिर से वो चीज़ शिफ्ट ऊपर कर दी। तो ऊपर जाने के लिए तो आप यकीन करें कि 24 से 25 स्टेयर्स थी, तो वो मेरे लिए तो बिल्कुल ही एक नामुमकिन चीज़ थी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं लीव कर रही हूँ, कॉलेज में लीव कर रही हूँ, तो मैं घर में तैयारी करूँगी और जाके, क्योंकि मेरा एडमिशन जा चुका हुआ था। तो फिर मैं अपनी तरफ से ही मैंने तैयारी की, जो भी जैसे भी पढ़ा, अम्मी से मैंने हेल्प ली, अब्बू से ली, और फिर लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो भी मैंने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया और उसमें भी कामयाबी हासिल की मैंने। उसके बाद जो है मैंने यूएमटी में एडमिशन ले लिया, फिर मैंने मास्टर्स आईटी किया और अब अल्लाह का शुक्र है कि जो सोचा था एजुकेशन को लेके, क्योंकि अगर मेरी हाइट अगर 3 फुट है, तो जो मेरी उम्मीदें हैं और मेरा जो हौसला है वो बहुत ऊँचा है। वो मेरे कद का मुकाबला नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, करम है उसका कि मैं अपने काम जो है वो खुद करती हूँ। ऑलमोस्ट मैं इंडिपेंडेंट हूँ। बजाय मैं व्हीलचेयर पे हूँ, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं किचन में अपनी अम्मी के साथ कुकिंग में हेल्प करती हूँ और जो अपने इवन कि मैं कपड़े भी प्रेस कर लेती हूँ। सब काम मैं खुद कर लेती हूँ। अच्छा, और क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो घर की कर लेती हैं, अपनी ज़ाती या कोई भी घरवालों की मदद के हिसाब से? मैं ऑलमोस्ट सारे काम कर लेती हूँ, किचन का काम कर लेती हूँ, कपड़े वॉश भी कर लेती हूँ, प्रेस भी कर लेती हूँ, स्टिच भी कर लेती हूँ और और पेंटिंग भी कर लेती हूँ। अच्छा, स्टिचिंग कहाँ से सीखी आपने? नहीं, मैंने कहीं से नहीं सीखी, बस ये कि देख-देख के कह लें, या वैसे खुद से ही मैं अगर अपने कोई भी ड्रेसेस लेती हूँ तो उसकी अल्ट्रेशन मैं खुद ही करती हूँ। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा निम्रा, मुझे ये बताएँ कि पेंटिंग जो है वो आपका मेन, जो कह सकते हैं कि आपका आर्ट है और आपका शौक है। पेंटिंग का शौक, आपको रंगों से खेलने का शौक कहाँ से शुरू हुआ? मुझे जो था कलर्स मुझे ना बचपन से ही अट्रैक्ट करते थे। जब मुझे होश आया कि मतलब मैं नहीं चल सकती, तो मैंने सोचा नहीं, मेरी लाइफ तो बड़ी ऐसे ब्लैक एंड वाइट ही है। तो तब से भी मैंने अपनी ज़िंदगी में भी रंग भरना शुरू किए और तस्वीरों में भी रंग भरना शुरू कर दिया मैंने। और तब से ही मुझे रंगों से बातें करना, खेलना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, घर के अंदर आपने कुछ चीज़ें वग़ैरह पेंट की हैं तो उनके बारे में हमें कुछ बताएँ? हाँ जी, मैंने अपने ड्राइंग रूम के जो डोर है उसके मिरर पे मैंने पेंटिंग की है। इसमें जो है मैंने एक स्पैरो बनाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसके दरख़्त में जो है वो लीव्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो कितनी कलरफुल है और वो कितनी पीसफुल है। तो साथ ही नीचे जो पानी है जो उसके रिफ्लेक्शन दे रहा है, वो एक होप की तरह है कि वो एक पुरउम्मीद है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि हर एक पेंटर जो होता है उसका एक थीम होता है कि वो किसी एक थीम को रख के काम शुरू करता है। जैसे कि अभी आपने ज़िक्र किया कि आपने उसके अंदर होप को दिखाया है। ज़्यादातर आपकी पेंटिंग्स जो हैं वो क्या मैसेज जो है वो लोगों को बताती हैं, क्या देती हैं? मेरी पेंटिंग जो है वो ये है कि नेचर पे पेंटिंग होती है कि पीछे बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि पीछे बैकग्राउंड में बहुत कलर है, मतलब कि हर शौक कलर्स हैं, ब्राइट कलर्स हैं कि जो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये थीम ये है कि हर इंसान की लाइफ में ना रंग होते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन जो बिल्कुल फ्रंट पे फोरग्राउंड पे जो मैं ब्लैक कलर से मैंने हर एक इमेज को मैंने शो किया वो ये है कि हमारी जो सोसाइटी है वो डिसेबल पर्सन को ऐसे ही काले रंग की तरह देखती है कि ये एक काले काले रंग की तरह ही है कि अगर ये प्रोमिनेंट नहीं है या इन्हें कहीं छुपा दो या कुछ इस तरह से। तो मैं ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि वो हमारा नज़रिया है, हमारी सोसाइटी का नज़रिया है कि वो ब्लैक है, लेकिन वो उसके पीछे कितने कलर्स हैं, कितनी होप है, कितनी उम्मीद है, कितनी स्ट्रेंथ है उसमें, वो कोई देखता नहीं है। अच्छा, मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचती हैं कि रंगों की दुनिया में कितनी आगे तक जाना चाहती हैं? जी, मुझे जी तो ये है कि जितना भी मैं रंगों से खेलूँ या बातें करूँ, मुझे वो कम ही लगता है। तो वैसे तो काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो लर्निंग करवाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जितनी मैं पेंटिंग करती हूँ, मैं उससे बेस्ट करूँ। तो इसके लिए ये है कि एनसीए से मैं करना चाह रही हूँ, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली मेरे इतने रिसोर्सेज़ नहीं हैं कि मैं वहाँ से अफ़ोर्ड कर सकूँ। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपका पसंदीदा अदाकार कौन है? अब मुझे हुमायूँ सईद बहुत पसंद है। अच्छा, हुमायूँ सईद अगर आपको प्रपोज़ करते तो कैसा फ़ील करती?
ऑब्वियसली अच्छा ही फ़ील करूँगी, लेकिन थोड़ा सोचूँगी। ये बताएं कि जिस तरह से हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई क्रश होता है, क्या आपकी भी ज़िंदगी में कोई क्रश है? जैसे मैं कैनवस पे कलर्स बिखेरती हूँ, उसी तरह मैं अपनी लाइफ़ में भी रंग भरना चाहती हूँ। तो मेरा जो है वो एक क्रश है, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो क्या अच्छा, क्रश को बता दिया है कि आप मेरे क्रश हैं या नहीं? नहीं, अभी नहीं नहीं, उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं मालूम। तो आप हमें उनका नाम नहीं बताएँगी? बताऊँगी नहीं, दिखाऊँगी, लेकिन बाद में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उम्रा करने भी आप गई थीं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था ये कि अ, एक तो मतलब कि वो बड़ी अच्छी मुक़द्दस जगह है। वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि जैसे अल्लाह ताला सुनता है, बहुत ज़्यादा सुनता है। तो वहाँ पे काफ़ी दुआएँ मांगी हैं कि अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह में कबूल करें, और मुझे जो है वो जल्दी से वो मुझे मैं चलने लग जाऊँ। फ़ेसबुक से मैंने जो है वो एक एडवर्टाइज़मेंट थी, वहाँ से मुझे पता चला डॉक्टर खालिद का। तो वहाँ ये गार्डन टाउन में होते हैं वो, बाहर से उन्होंने पीएचडी की हुई है, इसमें इसी में ही की है, फ्रीक्वेंसी सेंटर है उसका नाम। तो उसमें ये है कि वो वायर्स को अटैच कर देते हैं बॉडी के साथ। तो और उस दौरान जो है वो सेल फ़ोन्स अलाउ नहीं होते, क्योंकि सेल फ़ोन्स की अपनी ही एक रेज़ होती हैं। तो वो रेज़ जो हैं वो जैसे-जैसे कन्वर्ट होती हैं, वो फीलिंग होती है कि मेरे ना बॉडी में कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं, सिम्पटम्स उसके होते हैं कि पेन हो रही है या नहीं हो रही। तो वो ये है कि उससे ये होगा कि जो मेरे अंदर सेल्स जो कम हैं, वो उनको लाइव करेंगे, और वो लाइव होने के बाद वो जो भी मैं फूड लूँगी या जो भी मैं मटीरियल मतलब इनटेक करूँगी, वो उसको कैल्शियम में कन्वर्ट करेंगे। तो जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी, और काफ़ी हद तक जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है। अब स्ट्रेंथ आना शुरू हो गई है, और अब शिफ्ट हो जाती हूँ खुद से। अब हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। हज़ारों ख्वाहिशें ही होती हैं वैसे तो, लेकिन ये जो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ही ये है कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, और अल्लाह ताला मुझे तंदुरुस्ती दे दें। मैं निम्रा की मदर हूँ और ये 10 माह की थी, 11 माह की थी जब इसके फ्रैक्चर होने शुरू हुए। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो वो बताने लगी तो मैं रोने लग गई। तो फिर 1 बार 2 बार तो उन्होंने कहा कि आप ना इसको अपनी आदत बना लें, ये ऐसे ही होगा। तो उसके बाद फिर ये हुई 5-6 साल की हुई, फिर डॉक्टर के पास गए इधर गार्डन टाउन में। तो चेक करके तो उन्होंने इसको तो बाहर भेज दिया। तो मुझे वो समझाने लग गई, कहती है आप बस इतना फ़िक्रमंद ना हुआ करें, ऐसे बच्चे ज़िंदा नहीं रहते। ज़ाहिर है ऐसी बात है कि एक माँ के लिए ये बहुत दुःख की बात है कि उसके सामने उसकी औलाद के बारे में बात की जाए कि ये ज़िंदा नहीं रहेगी। उस वक़्त हाँ, किसने उन्होंने सबसे कहा ज़्यादा आपको सहारा दिया? उन्होंने किसने कहा हौसला दिया? 15-16 साल तक बस किए, उसके बाद तो आप परेशान ना हो। माशाल्लाह से अब लेकिन मैंने अभी तक हिम्मत नहीं हारी, जहाँ भी कोई कहता मैं इसको लेके जाती हूँ। अभी जो इनका रीसेंट इलाज हो रहा है, इससे आप मुतमिन हैं? हाँ जी, इससे मैं काफ़ी इसको फ़र्क है, और ये भी मेरे लिए बस अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा तोहफ़ा है कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी जगह दिखा दी है, जहाँ पे सारे डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना अभी शुरू हुआ है। तो अभी तो ये बीमारी हो रही है तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी जो है इधर का पता चला, हम इधर गए। शुरू-शुरू में इसको पेन हुई, ये काफ़ी पेन होती थी, तो ये इसने कहा मैंने नहीं जाना। वो कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ़ वो गले में एक वायर सी डाल देते हैं, तो वो जो रेज़ है ना, वो अंदर फिर वो काम करती हैं। तो इसने कहा मैंने नहीं जाना। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा वो नहीं आती, वो कहती मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो उन्होंने कहा जो इसके अंदर जो तोड़-फोड़ करके जैसे आपने घर की सफाई करनी है, सारा सामान ऐसे कर के तो फिर उसको सही करते हैं, तो हम भी इसी तरह करेंगे। अब ये हमारे लिए एक चैलेंज है। अब कल भी मैं इसको लेके गई थी, तो वो कहते हैं हमने आपका पीछा नहीं छोड़ना। इसका बड़े डॉक्टर इसका पूछते हैं कि वो नहीं आई, वो नहीं आई। हम बैठ के फिर बोर्ड है डॉक्टर्स का, जो इसके मतलब डिस्कस करते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि अब इसको कौन-सी फ्रीक्वेंसी लगानी है। तो वो कह रहे थे कि ये ठीक भी होगी इंशाल्लाह, ये खुद महसूस करेगी, और वाक़ई ये खुद महसूस भी कर रही है, ठीक भी हो रही है। और उन्होंने कहा ये हमने आप नहीं भी आए। मैंने 1-2 बार कहा, मैंने कहा मैं नहीं आ सकती, मैं बहुत बिज़ी हूँ। शाम को 6 बजे तो मैं घर आती हूँ, तो फिर आके इसको लेके चले जाना, 2 घंटे फिर उधर लगते हैं। फिर 10 बजे घर आना, तो मैं भी बहुत थक जाती हूँ।
तो उन्होंने कहा कि हम घर आ जाते हैं, हम घर बचा के लगा के जाएगा डॉक्टर, लेकिन आप इसका ट्रीटमेंट ना छोड़े, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। मैं जॉब करती हूँ वापडा में, तो मेरी जो फ्रेंड्स होती थी वो मुझे कहती थी कि बस आप उसकी दुआ करें, बेटी है, बेटी का धन है, अल्लाह पर्दापोश कर ले। तो मैंने कहा मैं ये क्यों दुआ करूं कि अल्लाह उसे पर्दापोश कर ले, अल्लाह की रहमत है, तो मैं ये क्यों ना कहूं कि अल्लाह उसको ठीक कर दे। तो मैं तब से यही दुआ मांगती थी। अब ये 29 ईयर की हो गई है और इतने मैंने इसके वजीफे किए, दुआ की, तो उस दुआ की बदौलत ही ये अब इस काबिल हो गई है, वरना ये तो खुद से खा भी नहीं सकती थी, रोटी भी तोड़ के इसको देनी पड़ती थी, इसके मुंह में डालनी पड़ती थी, जहाँ बिठाया वहीं बैठी रहती थी। निम्रा, मुख्तलिफ लोगों ने आपको ज़िंदगी में डिग्रेड भी किया और मुख्तलिफ वक्तों में ये एहसास भी दिलाने की कोशिश की कि आप स्पेशल हैं, आप डिसेबल हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप उनके लिए क्या ऐसा पैगाम देना चाहेंगी कि वो डिसेबल पर्सनस के साथ कैसा सलूक करें? नहीं, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हम भी जो है वो नॉर्मल पर्सन्स की तरह ही हमें भी उतनी ही फीलिंग्स हैं, हम भी उतना ही हर्ट होते हैं, हमें भी उतनी ही बात बुरी लगती है। तो जैसे कि कुछ मोहल्ले वाले थे या कुछ मखसूस उस्ताद थे जिन्होंने इस तरह का रवैया रखा कि जो जो है दुख देने वाला था। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक डिसेबल्स बाय फिज़िकल डिसेबिलिटी उतनी बड़ी डिसेबिलिटी नहीं होती जितनी लोगों के माइंड की डिसेबिलिटी है, कि वो एक अपनी सोच को बदलें और कोऑपरेटिव बिहेवियर रखें हमारे साथ। जी, तो नाजरीन, ये इसने तोड़ दिया, ऐसे ही कर लें, रुक के कर लें। ये बड़े बड़े हमारे इंटरव्यूज में हो गया कभी। अच्छा, क्या अब ये खैर ये आखिरी लाइन बोल के वाइंड अप कर दो। जी तो नाज़रीन, ठीक है, बोलने में जो बोलता है अच्छा है, ओके, चलो बोल दो। चलो मैसेज तो दे ही सकते हैं ना। जी, अब तो जैसे कि इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई, उन्होंने कहा था तब्दीली है, नया पाकिस्तान। तो नए पाकिस्तान में हमारे स्पेशल पर्सन्स के लिए भी कुछ ऐसा नया करें कि हम जो डिसेबल्स जिसे लोग कहते हैं, हम भी अपने पाँव पे खड़े हो सकें। अगर हमने एजुकेशन हासिल की है तो ऑब्वियस है हमने हिम्मत करके ही की है और आगे लाइफ में भी कुछ कर सकते हैं। तो उन्हें चाहिए कि हमारे लिए स्पेशल पर्सन्स के लिए कुछ स्पेशल करें ताकि नया पाकिस्तान जो है वो। जी, तो नाज़रीन, जैसे कि आपने निम्रा सौलत के साथ हमारी खुसूसी गुफ्तगू सुनी, ना सिर्फ वो तस्वीरों के अंदर खूबसूरत रंग भरती हैं, बल्कि साथ ही साथ निम्रा बहुत खूबसूरत बोलती भी हैं और बहुत खूबसूरत शख्सियत की मालिक भी हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। उर्दू पॉइंट के साथ अपनी होस्ट आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।